charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not be treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charge. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries said, they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan... मास कोतारोजी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल भ्याना। आज मेरी बातचीत हो रही है सुमित मेहता जी के साथ। वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वो बताएंगे वो क्या करते हैं और वो क्यों इस टॉपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है जो इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये क्या करा है ट्रम्प ने? इज इट एन इराटिक बिहेवियर और इट इज वेल प्लान्ड? इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग. So we'll discuss that with Sumit. Namaskar, Sumit. Namaskar, Payal ji. Thank you very much for inviting me on your channel, and very good evening to all your viewers. And thank you for accepting कि मैं इंटरव्यू दूंगा, वो बहुत जरूरी होता है. It's an honor. It's indeed an honor. Yeah. Okay. So introduce yourself, please, to my audience here. Very briefly, I'm a chartered accountant, investment banker with more than 25 years of experience in corporate finance, investment banking, and cross-border investments. I've advised one very big, large Indian multinational conglomerate on their investments in two countries. Okay. Helped both the countries' governments to formulate the PPP in housing policy of those countries. Oh, wow. And I'm also involved with World Trade Center and other institutions in various fronts, be it from policy to recommendations on trade and taxation. I've also authored a book on GST. So this is a very brief introduction about myself. चलो, तो हम बात करते हैं कि इज दिस लाइक, जैसे मैंने पहले बोला, क्या ये ट्रम्प का एक इराटिक बिहेवियर है या इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड, एंड व्हाट डज ही वांट? एंड मेरा पहला तो क्वेश्चन यही है कि व्हाई दिस टैरिफ थिंग हैपेंड. अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है. आप देखेंगे तो जो पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर बना था 1992 में, जो वर्ल्ड ऑर्डर बना 26 दिसंबर 1992 को सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, और उसके बाद में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना विच वाज द नियो लिबरल और द ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, वो अमेरिका ड्रिवन था. इट वाज अमेरिका सेंट्रिक, यानी अमेरिका कंजम्पशन किए जा रहा था और सब देश अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और उनकी इकोनॉमी चल रही थी. आप अगर देखिए, अगर मैं थोड़ा और हिस्ट्री में जाऊं, मैं ज्यादा एकदम इसको एकेडमिक नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को थोड़ा एक परिप्रेक्ष्य मिले, थोड़ा बैकग्राउंड मिले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बर्बाद हो गया था. उसको खड़ा करने के लिए मार्शल प्लान करके एक पूरा प्लान अमेरिका ने बनाया. उसने ही पैसे दिए यूरोप को वापस खड़ा होने के लिए. जापान जो पूरा बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी जो पूरी बर्बाद हो गई थी, यूके पूरा बर्बाद हो गया था, फ्रांस बर्बाद हो गया था, उनको सबको वापस खड़ा करने वाला अमेरिका था. उसके बाद में साउथ कोरिया आया, उसके बाद में चाइना आया. चाइना की तो अलग ही कहानी है, वो अलग ही पॉडकास्ट होना चाहिए उसके लिए कि कैसे हेनरी किसिंजर गया, माओ डिजोंग को मिला, जेंग, और वहां से पूरा रिलेशन बना और वहां से चाइना बिकेम इकोनॉमिक सुपर पावर. ओके, तो वो सब इकोनॉमिक्स जो चली है, हम लोग हमारे इकोनॉमिस्ट के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं कि आगे जो इंजन है वो अमेरिका है और पीछे सब डब्बे, ये सब चाइना, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, ये सब डब्बे है. वो रेलगाड़ी का इंजन तो अमेरिका ही है. सो अब अमेरिका का प्रॉब्लम हो रहा था. उन लोग ट्रेड डेफिसिट में दसियों सालों से उन लोग ट्रेड डेफिसिट में ही रहे. लेकिन पहले वहां कैसा था, अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताऊं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये पेपर छाप के दे रहा हूँ, बेटा एक काम कर, ये पैसा ले और तेरे पास रख और खुश रहे. और उसके बेसिस पे चल रहा था, यानी मैं इंपोर्ट किए जा रहा हूँ और मैं नोट छाप के दिए जा रहा हूँ यूएस डॉलर. आपके दर्शकों को शौक लगेगा अगर मैं बोलूंगा अमेरिका ने लास्ट 50 साल में सबसे बड़ी चीज क्या एक्सपोर्ट की है.
उसने कोई मशीनरी नहीं, कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं, कोई डिफेंस इक्विपमेंट भी नहीं, उसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया तो यूएस डॉलर की नोट्स। ओ। यूएस डॉलर की नोट्स एक्सपोर्ट कर रहा था वो, और सब जगह से माल ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। अब क्या हो गया है, अब उनको पता चला है कि ये इकोनॉमी चल नहीं सकती, ये पेपर इकोनॉमी है, ये चल नहीं सकती। उसमें यूएस डॉलर पे और अमेरिका पे कॉन्फिडेंस गिर रहा है लोगों का, आफ्टर उसने जो भी किया इन इन द यूक्रेन रशिया वॉर, जैसे रशिया के असेट्स हाँ फ्रीज कर डाले, जी। और बाद में उसने स्विफ्ट को वेपनाइज कर डाला कि रशिया को सैंक्शंस लगाए। हम्म। तब लोगों को डॉलर पे पहले जितना विश्वास नहीं आ रहा है। तो अब ट्रम्प को पता चल गया है कि भैया अब धीरे धीरे लोग बोलेंगे भैया डॉलर नहीं, मुझे तो सोना चाहिए, तो मैं क्या करूं। और दूसरा, वहां की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया था। हम्म। तो ट्रम्प का अब जो लॉजिक है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो फंडा है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होना चाहिए, जो ओके। प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका था कि सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसको वापस वहां जाना है। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एक मेजर है कि सबसे पहले इंपोर्टेड गुड्स थोड़े महंगे करो। तो टैरिफ्स आएंगी तो गुड्स महंगे होंगे जो इंपोर्ट होते होंगे, और उससे एक फायदा होगा कि लोगों को मोटिवेशन होगा कि हम अब अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। तो दिस इज द लॉजिक, देर इज नो मैडनेस। ट्रम्प का बिहेवियर थोड़ा एरेटिक लगता है, लेकिन इट इज अ वेरी सिस्टमैटिकली थॉट आउट, एनालिटिकली डिजाइंड एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड प्लान। अच्छा, जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि इससे जीडीपी पे, हर कंट्री के जीडीपी पे इफेक्ट आएगा, यस। स्पेशली वियतनाम, फ्रांस और ये सब जगह मैं पढ़ रही थी, इधर सब आएगा। और कह रहे इंडिया पे इतना नहीं आएगा, इंडिया पे पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। पर इन बाकी सारी कंट्रीज के जीडीपी पे 1% का भी लो हो सकता है और इफेक्ट हो सकता है। सो तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा और इंडिया का क्या हाल होगा आफ्टर दिस? सी, अब इंडिया का सबसे पहले ये हम पूरा जो देख रहे हैं, ये 26% उसने जो लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ का लॉजिक क्या है? वो पहले बोलता है जैसे आप हमारे गुड्स पे कितना टैरिफ लगा रहे हो। इंडिया तो 52% लगाता है। अपना एवरेज 52% है, उसमें अंदर बर्बन विस्कीज के ऊपर हम 150% लगा रहे हैं। ओ हम ओके। जो कार है उसके ऊपर 100% प्लस लगा रहे हैं। जी हाँ। जी। तो हम लोग ने वहां के जो गुड्स है उसके ऊपर हमने बहुत हाई टैरिफ लगाया, तो उसका जो एवरेज किया है वो 52% आता है। तो बोलता है उसका आधा हम आपको लगाएंगे। बट यानी व्हाई दिस ट्रम्प इज ऑल्सो पार्शियलिटी सेइंग विद इंडिया? व्हाई दिस पार्शियलिटी? व्हाई दिस नहीं पार्शियलिटी? पार्शियलिटी नहीं, ये सबके साथ है। अब इसके अंदर क्या है, चाइना इज मच मोर प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। हम्म। चाइना में आप जाएंगे तो आपको अमेरिकन कोई भी गुड्स नहीं मिलेंगे। हम्म। ओके। आपको वहाँ अमेरिकन बियर्स भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ चाइनीज बियर्स ही मिलेगी वहाँ। क्यों, वहां तो तो फेसबुक वहाँ सब कुछ बंद है, फेसबुक और सब चीजें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हाँ। वो पार्शियलिटी नहीं है, उसका पूरा एक एनालिसिस किया है, हर एक देश का क्या टैरिफ है वो उन्होंने लगाया, एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे उसने बोला कि चाइना का ये है तो उसको 54% लगा रहे हैं। उफ। ओके। तो चाइना, अब इसके अंदर भी इम्पैक्ट कैसे होता है। सी, आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत हेक्टिक रहा है, सुबह से शाम तक लोग, फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, बिजनेस पीपल, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वी वर टोटली बिजी द होल डे। हाँ। और जितना मुझे समझ में आया लोगों से बात करके, एनालिस्ट से, फंड मैनेजर्स से, एक है कि इसका इम्पैक्ट अनइक्वल है। जैसे अब हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, दैट इज फार्मास्यूटिकल्स। रफली 18 to 20% ऑफ आवर फार्मा एक्सपोर्ट्स इज टू यूएस। ओके। अब उसके ऊपर एज ऑफ नाउ फार्मा इज आउट ऑफ द टैरिफ नेट। ओके। तो फार्मा कंपनीज को अभी न्यारे न्यारे हो गया, उनको कोई टेंशन नहीं, लेकिन उन लोग भी सोचने लग गए क्योंकि ट्रम्प है, इज अ वेरी विम्सिकल पर्सन, वो कब कुछ कर डाले वो किसी को पता नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो और मैंने एक फार्मा कंपनी का ऑडिट भी किया था जब सीए कर रहा था। सो आई वाज टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल। तो अब है कि इसके अंदर किसके ऊपर इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले जो हम लोग उसमें भी ज्यादा करके जेनरिक सेगमेंट में, जेनरिक यानी जिसके ऊपर पेटेंट खत्म हो गया हो, हम लोग वो मार्केट में है। एंड दैट इज रिलेटिवली अ स्मॉल मार्केट। ओके। इन अमेरिका, अमेरिका में ज्यादा करके सब कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट ही होते हैं। उसके अंदर भी जो स्पेशलिटी ड्रग्स है जिसमें कंपटीशन नहीं है, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज देन सेबी का कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा कि हाँ। आई एम गिविंग रिकमेंडेशन, तो आई डोंट वांट टू नेम कंपनीज। लेकिन वो सबको कंपटीशन नहीं लगेगा। उन लोग बोल रहे हैं कि हम पर 26% भी अगर लगा दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी कैन पास ऑन द प्राइस हाइक ऑन द कस्टमर्स। ओके। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो बायोसिमिलर्स और उसके अंदर है, उन लोग बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा तकलीफ होगा।
प्लस कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्होंने वहां भी फैक्ट्रियां लगा के रखी है, तो उन लोग बोल रहे हैं ऐसा होगा तो अमेरिका का जो माल है हम इंडिया में बनाने के बदले हम अमेरिका में ही बनाएंगे, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मा है। दूसरी चीज है टेक्सटाइल्स। अब टेक्सटाइल्स में हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। चाइना 54%, हाँ, हाँ बांग्लादेश 37%, हाँ, या इंडिया 26%। वियतनाम ऑल्सो, तो वियतनाम से भी बहुत जाता है अमेरिका को। यस, वहाँ 34% है वियतनाम में। हाँ, हाँ, तो वही मुझे अभी किसी ने वो डेटा भेजा, सबका 46%, सॉरी, वियतनाम 46%। 46%। तो अब क्या हो रहा है, एंड सब मजे की बात क्या है, बांग्लादेश का 11% ऑफ जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स। या 11% ऑफ द जीडीपी, एंड 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स इज टू अमेरिका। नहीं, एंड ये जो टेक्सटाइल का जो इनका जीडीपी डिपेंडेंट है, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट इंडिया को भी जाता है, जो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री यस, है ना, जो ये लेफ्टिस्ट यस। कम्युनिस्ट ने किया इंडिया के साथ, हमको नहीं, बर्बाद वो तो है, किया। उसके अलावा क्या था मालूम है, इनिशियली जब ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुआ तब एक पूरा जीरो टैरिफ जीरो कोटा सिस्टम था अमेरिका में। तो हम्म, हमारे यहाँ से टैरिफ और कोटा लग रहा था, तो इंडियंस ने वहां इन्वेस्ट किया। एक तो लेबर चीप था, हम्म, ऊपर से वहां इंसेंटिव मिल रहे थे, और वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा था अमेरिका में उसके ऊपर कोटा और टैरिफ नहीं था। तो हम लोग ने वहां शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग। और ऑफ कोर्स आपने जो बोला वो सही है कि इसके अंदर लेफ्टिस्ट, उसके अंदर महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे वाला वसूली का धंधा चलता था, हाई पावर कॉस्ट, उसके बाद में लेबर माफिया जो था यूनियंस का, वो सब के कारण, लेकिन ये मल्टीपल फैक्टर्स थे। मल्टीपल फैक्टर्स। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे। तो बांग्लादेश की अभी हालत ऐसी हो गई है, बांग्लादेश के अंदर लोग सोचने लग गए हैं जो वहां के लोकल्स, के हम अमेरिका को जीरो टैरिफ दे दे सो दैट हमारी 11% इकोनॉमी चलती रहे। और इंडिया में बात ये हो रही है कि हम लोग अभी एक काम करते हैं, हम 0% देते हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिका से कम इंपोर्ट करते हैं। हमारा अभी बांग्लादेश का मैं आपको शेयर बोलूं, मेरे पास एक इंटरनल रिपोर्ट आया है उनके इंडस्ट्री का ही, ये अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंटरनल रिपोर्ट आया है। और उसके अंदर बांग्लादेश का शेयर अभी 9% है, चाइना 21% है, और वियतनाम 19% है, और हमारा एकदम 6% है। अब चाइना की पिटाई होगी, वियतनाम की पिटाई होगी, और फायदा किसको होगा? भारत को होगा। अच्छा, अब आप ये मेरे मुझे, पास इंडस्ट्री। हाँ बोलिए बोलिए, तो हाँ। तो इस तरह से हमें एक बेनिफिट है। एक है कि ये हमें एकदम कॉम्प्लेसेंट होके बैठ के नहीं करना पड़ेगा। चाइना में जो स्केल है, हाँ, चाइना में जो स्केल है वैसे स्केल करने पड़ेंगे हम लोगों को। यहाँ इकोनॉमिकली वायबल करना पड़ेगा। जो पावर कॉस्ट आज यहाँ 11 12 13 रुपया है, वो कम करके 6 7 रुपए पे लाएंगे तो हम वो कंपटीशन में टिक के पैसा कमा सकेंगे। ओके, वो स्केल होनी चाहिए कि आज मैं आपको बोलूं, आपके दर्शकों को शायद इंटरेस्टिंग लगे ये, लेकिन जब कोई फैशन, पेरिस या मिलान फैशन वीक में कोई एक डिजाइन आती है, तो लोग क्या करते हैं, पहले वो फैशन हाउसेस का जो ऑर्डर्स रहता है वो बांग्लादेश में जाता है। हाँ, बांग्लादेश की उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर वो फैशन चल गया, वो डिजाइन चल गया, वो पैटर्न चल गया, तो इमीडिएटली वो ऑर्डर चला जाता है चाइना, क्योंकि चाइना के पास एक साथ दसियों लाखों का बस, हाँ, या बनाने की कैपेसिटी ट्रू। है। तो हमारे पास वो ऑर्डर कब आएगा? जब हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी। और बांग्लादेश वॉज ओनली एक्सपेरिमेंटेशन पॉइंट, यानी अगर डिजाइन चली तो हम लोग चाइना भेजेंगे, और डिजाइन नहीं चली तो बांग्लादेश ने कमा लिया। हमने छोटा कैपेसिटी के साथ काम कर लिया, तो हम लोगों को चाइना जैसे कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। और बढ़िया बात यह है, आपके दर्शकों को जान के और आपको भी खुशी होगी, योगी जी ने 10,000 करोड़ का 1162 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क का अनाउंसमेंट किया है, हाँ, लखनऊ हरदोई रोड पे। और उसके अंदर 400 से 500 यूनिट आएंगे, तो बड़ा वाला मैन्युफैक्चरिंग जो करना होगा यूपी में पॉसिबल भी होगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब इसके अंदर दूसरा देखिए, स्टील। स्टील हमारा, यूएस में हमारा स्टील, हमारा शेयर सिर्फ 4% है, हम लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अगर हम देखें तो वो 26% को नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर ब्रेकअप करते जाइए। अगर हम बोले कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छी है, नहीं, लेकिन उसके अंदर इटालियन कैसा है, चाइनीज कैसा है, पंजाबी कैसा है, जी, वो ब्रेकअप करके देखिए, तो हमें पता चलेगा क्या खाने लायक है क्या नहीं है। तो अगर हम वो एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज नॉट सो बैड फॉर इंडिया। आप जो बोल रहे हैं रफली 0.32% का हमें इम्पैक्ट आने की बातें हो रही है, हम्म। लेकिन ये प्रीमेच्योर है, अभी इसके अंदर और फाइन ट्यूनिंग हो सकता है। शायद ज्यादा भी हो और कम भी हो, लेकिन आई फील इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम चालू हो गया। अच्छा, सुमित जी, आप ये मुझे बताएं कि शेयर मार्केट का क्या होगा, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर मार्केट इतनी हिल गई है और डिस्टर्ब्ड है, और लोग बहुत क्रिप कर रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होएगा? मतलब ये कुछ ठीक होएगी शेयर मार्केट, इसका कुछ बाद में आएगा? मतलब कैसे होगा इसका इफेक्ट? मुझे लग रहा है, सी शेयर बाजार है ना, अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है ये सब नीजर्क रिएक्शन है।
जो इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इसमें एनालाइज हम लोग अभी रिपोर्ट्स भी आने लगे हैं कि कौन सी कंपनी को कितना इम्पैक्ट आएगा, परसेंटेज टर्म्स में क्या आएगा। आज उल्टा फार्मा इंडेक्स 2.5% ऊपर था। फार्मा इंडेक्स वॉज अप। अब टेक्सटाइल्स में अभी कुछ कंपनियों के लिए बोल रहे हैं अच्छा है। एल्यूमिनियम में बोल रहे हैं कि हिंडाल्को को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नोवेलिस है, वो अमेरिका बेस्ड है। जी। तो इसमें बाजार के ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाजार का अगर हम देखें तो अगर मैं एनालॉजी दूं कि अरे ये मेहता फैमिली में तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक आध दो ब्लैक शिप भी होंगे और सब खराब है, तो उसके अंदर एक आध दो बहुत साधु आदमी भी होंगे। तो हम लोग बाजार को, हाँ, हेडलाइन मार्केट का जो ब्रॉड लाइंस है उसमें अभी वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, और वो क्लैरिटी अगले 3-4 दिन में, 5 दिन में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक सब एनालिस्ट ने अपने एक्सेल शीट्स रिवाइज कर ली होगी कंपनी से बात करके, तो हम लोगों को एक क्लैरिटी आएगा कि कौन से कंपनीज में तकलीफ होगी, कौन से कंपनीज में नहीं होगी। सो अब है, इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लाती है। वहां जैसे अब टेक्सटाइल में क्या बोल रहे हैं कि हम ज्यादा करके कॉटन इंपोर्ट करते हैं, हम रॉ कॉटन इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉटन की क्वालिटी इंडियन कॉटन से बहुत अच्छी है। हम्म। उसका जो यान बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। और हम लोग 11% ड्यूटी लगाते हैं, तो बोलते हैं जीरो कर डालो ना। अफ्रीका 5.5%, कुछ अफ्रीकन देश 5.5% का टैरिफ है। जीरो कर डालो और नेगोशिएट करो अमेरिका के साथ कि इंडियन टेक्सटाइल को 0% कर दो, और हमें 0% में इंपोर्ट करने मिलेगा कॉटन, और वहां से जो टेक्सटाइल आ रहा है दैट इज अल्ट्रा हाई एंड। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का अल्ट्रा हाई एंड, तो वो यहाँ से बड़े लोग पहनने वाले हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो जा रहा है टेक्सटाइल, वो तो वहाँ के छोटे लोगों के लिए जा रहा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, 0% कर डालो। तो उस तरह का भी एक लॉबिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट के साथ चालू हो गया है। तो ओ, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ओवरऑल ये होगा। हाँ, स्टील को शायद थोड़ा तकलीफ हो जाए, कुछ और सेक्टर्स को, इंजीनियरिंग को थोड़ा तकलीफ हो जाए, ऑटोमोबाइल्स को तकलीफ ज्यादा होगी। ओके, हाँ। ऑटोमोबाइल्स को ज्यादा हाँ होगी। होगी वो तो, लेकिन हाँ। तो वो बट ऐसा एक ओवरऑल ओवरऑल, ओवरऑल इट्स नॉट अ ग्लूमी पिक्चर। overall it's not a very gloomy picture. We'll have to adjust our moves also. ओके। अच्छा, अब आप बताओ, WTO इररेलेवेंट हो गया है? अमेरिका ने तो उसको इररेलेवेंट कर दिया। सी, डब्ल्यूटीओ काफी टाइम से इरिलेवेंट हो गया था, क्योंकि सब कंट्रीज ने खुद के, अमेरिका ने खुद ने भी उसको इरिलेवेंट कर दिया था। हाँ, खराब। लॉन्ग बैक में जब एक फिनेंशियल बिजनेस डेली में था, द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहां मैं स्टील सेक्टर ट्रैक करता था, और अपनी स्टील कंपनीज वर मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टील्स। उसको एपीआई ग्रेड, यानी जो पेट्रोलियम पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस के लिए जो स्टील चाहिए, वो पाइपलाइंस बनाने के लिए वेरी हाई कॉस्ट, वेरी हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। और उस वो अमेरिका में, अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए अमेरिका ने हम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दिए थे। हम हम्म। लोगों को बाद में डब्ल्यूटीओ में जाना पड़ा था। तो अब क्या है, ये पूरा जो हो रहा है, अमेरिका अगर डब्ल्यूटीओ में जाएंगे भी तो इसके ऊपर केस तो बन सकता है, लेकिन देन द थिंग इसके अमेरिका बोलेगा कि भैया मैं तो और कुछ कर सकता हूँ। अब इंडिया से जो कारपेट जाते थे उसके अंदर चाइल्ड लेबर के नाम पे, सी अभी उन लोग ने टैरिफ वॉल चालू किया है। अगर टैरिफ वॉर में कुछ होगा तो वो नॉन टैरिफ बैरियर भी लगा सकते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, हाँ, यहाँ चाइल्ड लेबर का इश्यू है, यहाँ एक्सप्लॉइटेशन का इश्यू है, यहाँ माइनॉरिटी राइट्स का इश्यू है, वो करके उन लोग कुछ भी नई पॉलिसी बना सकते हैं। मतलब तो अमेरिका ही अगर उनको अमेरिका ही वर्ल्ड को रूल करता है, अमेरिका ही सब करता है। बिकॉज यस, और आप somebody, कितना झगड़ोगे। हाँ, और somebody gave a very good reply to this tweet of some सुशांत सरीन्स कि चाइना भी तो करता है, फेसबुक नहीं करने दे रहा, इंस्टाग्राम नहीं करने दे रहा। अमेरिका की हर चीज रिजेक्ट तो करता है, दे डोंट इवन एक्नॉलेज कि वो चीजें यहाँ उसको लेता नहीं अपनी कंट्री में। तो अगर अमेरिका ने उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ का वो करा है तो इट्स ओके, इट्स अ फेयर थिंग। हाँ, इट्स सी, ये होना भी चाहिए। एक्चुअली अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका का पूरा जो निक्सन के टाइम में, किसिंजर जब चाइना में गया था पहली बार पाकिस्तान के थ्रू 1971 वॉर के बाद, वो वहां गया था। ओके, और लॉजिक क्या था कि हम धीरे धीरे, अमेरिका का विजन क्या था, दे विल बी इन द अल्ट्रा हाई एंड सेगमेंट, यानी टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सर्विसेज, फिनेंशियल सेक्टर। और वो ये सब जो, यानी कि अब हम सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, लेबर का काम हम बच्चे लोग से करा लेंगे। तो वो पूरा उन्होंने वहां से धीरे धीरे शिफ्टिंग का काम चालू किया चाइना में। ओके। ओके, और वो 80s से पिकअप होना शुरू हुआ। 1984 तक चाइना का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से कम था। 84 के बाद जो बढ़ा, आज उसका पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 3 गुना हो गया है। यानी सोचिए उसने क्या ग्रोथ किया। और ये ग्रोथ कैसे हुआ, अमेरिका ने बोला हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हम चाइना में बनवा लेंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि वहां लेबर चीप है।
हमारा तो लेबर महंगा है, तो लेट अवर लेबर बी इन द हाई एंड थिंग लाइक टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑल। हाँ। तो वहां से चालू हुआ। अब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग तो बेस है, कुछ भी करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग के बिना ये सब बड़ी बड़ी बातें करके इवन नहीं मोदी जी, चलता। इवन मोदी जी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत स्ट्रेस ले करते। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सी, अब दूसरा एक बड़ा है कि अमेरिका में गोइंग इनटू अ रिसेशन, हम्म। क्योंकि इसका भी ये जो डिसीजन लिया है, इसका एक नीजक इम्पैक्ट आएगा इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। हम्म। ओके, अमेरिका का भी जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, और उसका एक इफेक्ट आएगा कि आईटी सर्विसेज का भी डिमांड कम निकलेगा अगर इकोनॉमी हाँ, स्लो। दैट्स तो व्हाट आई वाज। अमेरिकन कंपनी बोलेगी, अब वहां की जो रिटेल कंपनियां हैं, वॉलमार्ट है वो सब, या फिर वहां की जो कंपनियां हैं वो बोलेगी अब 2 साल हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेंगे, हम पुराने, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि अब 2 साल तक एक ही टीवी रखते हैं, 2 साल के बाद देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर में भी उन लोग वही बोलेंगे कि 2 साल के बाद देखेंगे। तो हमें वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका अभी तक कितना इम्पैक्ट आएगा या उसके इनिशियल फीलर्स नहीं मिले हैं। लेकिन ये हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी को थोड़ा शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है। आज तक हम लोग ने अनस्किल्ड लेबर, अनट्रेन्ड लेबर भेजा है मिडिल ईस्ट में। अगर हम, अब अमेरिका बोल रहा है कि उसको तो लेबर चाहिए, उसको फैक्ट्रियां डालनी है, तो उसको स्किल्ड लेबर कौन देगा? हम्म। अगर यहाँ आईटीआई और स्किल ट्रेनिंग चालू कर दिया फैक्ट्रियों के लिए, तो जैसे हम लोग ने पहले जो दिहाड़ी मजदूर मिडिल ईस्ट में भेजे थे, वैसे दिहाड़ी मजदूर, लेकिन ट्रेंड दिहाड़ी मजदूर हम लोग अमेरिका भी भेज सकते हैं। तो देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर अस। ओके। क्योंकि अमेरिका के पास तो पॉपुलेशन भी नहीं है, उसके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, उसको तो लगेगा मैन पावर, तो कौन देगा? हाँ, ट्रू। थैंक्स सो मच सुमित, आपने तो इतना बढ़िया समझा दिया, इतनी आसान से समझा दिया। ये लेमैन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।